Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome, my dear students of Set Topology 1 of MSc first semester. Today is our sixth lecture in the sixth week, and today we have to start the new topic. Instead of writing the new topic, these are the old topics which are shown. तो ये ओल्ड जो लेक्चर था उसका भी यही टॉपिक था और आज के लेक्चर का भी यही टॉपिक है, सेम टॉपिक्स हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू स्पेशली लास्ट लेक्चर का, और फिर उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, लाइक लिमिट पॉइंट्स और क्लोजर ऑफ ए सेट और इसके बाद डेराइव सेट। तो इस तरीके से जो है ना ये डेफिनेशंस थोड़ी सी हम रिव्यू इनका लेंगे ताकि फर्दर जो आगे थ्योरम्स आ रही हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। तो जब हम उनको उन थ्योरम में यूज़ करें तो फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो। ठीक है, ये हमने लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एक तो है आपके पास सेट का लिमिट पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इससे पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की पढ़ी थी, उसको भी आज हम रिव्यू कर देते हैं ताकि आप लोग जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। और आज जो है ये हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड दिस बी ए सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है टर्म्स की। देन एक्स एन कन्वर्जेस टू ए पॉइंट एक्स, तो ये जो सीक्वेंस है ये एक पॉइंट एक्स पे कन्वर्ज करेगी। आप लोगों ने कैलकुलस में भी इससे रिलेटेड जो है इससे मिलती जुलती एक रियल एनालिसिस में भी आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये आपके पास टोपोलॉजी में मैट्रिक्स स्पेस के सेंस में डेफिनेशन है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स एन अप्रोचेज टू एक्स। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, सिंबॉलिक फॉर्म सीक्वेंस की कि अगर वो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है तो वो ये है ऑफ एक्स। इफ फॉर each or every epsilon greater than 0 there exists a positive integer and not such that dxn comma x less than epsilon whenever n is greater than or equal to n naught। in other words इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर n जो है इन्फिनिटी पे चली गई। ये सिंबॉलिक फॉर्म है जब आपके पास जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी हुई होगी। इसी तरीके से इसको हम यू लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट इट एज लाइक दिस कि अगर किसी सीक्वेंस या कोई फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको हम यू लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्म और ये, तो ये दोनों तो ऑलरेडी आप लोगों ने ओल्ड कैलकुलस में पढ़ी हुई है। ये वाली जो फॉर्म है ये आप लोगों के लिए नई फॉर्म है, ये टोपोलॉजी में है, ठीक है, मैट्रिक स्पेस में है। ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इन एक्स ये मैट्रिक स्पेस में है। इसी तरीके से टोपोलॉजी में भी है। जब हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे अगली क्लासेस में, और प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली मिड के बाद हम पढ़ेंगे, तो उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस में भी जितनी डेफिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ी हैं मोस्टली वहाँ पे रिपीट होंगी, लेकिन वो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए होंगी। इसी तरीके से लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इन एक्स, इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस में भी डेफिनेशन रिपीट होगी। अच्छा, अगर इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी, ये चूंकि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो आपके पास इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, या ये सीक्वेंस जो है वो इस x पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट x है। इसी तरीके से आपने एक और सीक्वेंस भी पढ़ी है, काशी सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस इन जनरल अगर हम बात करें बिल्कुल ना सादा अल्फाजों में, तो एक बड़ी सी सीक्वेंस है, उसका कोई अगर आप जो है सबसेट लेते हैं तो वो काशी सीक्वेंस बन जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एन, ये आपके पास एक्स एन जो है एक सीक्वेंस है, और ये जो है आपके पास इसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, और यहाँ पे ये आपके पास एक वैल्यू एक्स है, और ये यहाँ पे इसको कन्वर्ज कर रही है, बहुत से रास्तों से गुजर गए इधर आ रही, चलिए इधर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। अब इसका कोई अगर आप सबसेट ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे आप ले लें कि ये एक्स एम है, और यहाँ पे एक पॉइंट आप ले लें एक्स एन है, ठीक है, एक्स एन।
तो अब जो है चूंकि आप xn से होते हुए xm से भी पास हो रहे हैं और xn में से भी गुजर रही हैं, तो ये सीक्वेंस जो है अगर xm से आप स्टार्ट लेते हैं तो वो डेफिनेटली xn को कन्वर्ज करेगी। तो इस केस में आपके पास जो काशी सीक्वेंस है वो ये बनती है xm की, जो कि कन्वर्ज कर रही है xn पे, ठीक है। इसका सब क्लास, इसकी सबसेट ये इस सिंबॉलिक शेप में अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, xm और ये xn। तो काशी सीक्वेंस क्या होती है? ओरिजिनल सीक्वेंस का एक सबसेट होती है, ठीक है, या उसकी एक सब क्लास होती है। इसी तरीके से ये xm पॉइंट जो है ये कुछ भी हो सकता है, इसी तरीके से xn पॉइंट भी कुछ भी हो सकता है। लेट x be a matrix space and xn be a sequence in x, then xn is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon there exists a positive integer and not such that the distance between them should be less than epsilon whenever m comma n is greater than or equal to n naught। ये आपके पास एक थ्योरम हमने किया था कि उस थ्योरम में हमने ये कहा था कि चलिए पहले कन्वर्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ द अबव, इससे पहले 1.23 थ्योरम था, is not true in general. There may be a sequence which is Cauchy in x but it is not convergent in x। और उस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy, ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy, ये उसकी स्टेटमेंट थी। एवरी कन्वर्जेंट, जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, इज Cauchy, ये उसकी स्टेटमेंट थी इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ठीक है, CAUCHY। तो इसका जो है कन्वर्स जो है वो ठीक नहीं होगा। ये एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो है अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस वाली डेफिनेशन पे ज़रा नज़र दोहराएं Cauchy सीक्वेंस के ऊपर। अब चूंकि Cauchy सीक्वेंस में हमने एक पॉइंट xm चूज़ करना है और xn जो कि उसी का एक सब कलेक्शन है, तो उसमें जो xm पॉइंट है उसको हम xn चूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इसको भी ड्रैग करके हम यहाँ पे x पे लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो आपके पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ये Cauchy सीक्वेंस इस केस में बन जाएगी, जिसमें xm xn है और xn जो है वो x है। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट हम कोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो Cauchy होती है। लेकिन अगर उसी के कन्वर्स की अगर हम बात करें तो फिर जो है कन्वर्स ट्रू नहीं होता। उसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, और उसमें जो है अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस लेते हैं, तो उसमें जो है आपके पास ये वाली जो सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, तो ये 1/n जो है ये Cauchy है, ये वाली सीक्वेंस Cauchy है। लेकिन जो है ये आपके पास कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है? क्योंकि आपके पास जो 1/n वाली सीक्वेंस है ना, 1/n वाली सीक्वेंस ये अप्रोच करेगी ज़ीरो को, ये अप्रोच करेगी ज़ीरो को, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ऐसा ही है, n कर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। लेकिन ज़ीरो जो है वो तो इस आपके पास इस कम्बिनेशन में है ही नहीं, इस सेट में है ही नहीं, ये जो आपके पास ओपन इंटरवल का सेट है, ठीक है, इसमें जो है आपके पास ज़ीरो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इस गिवन इंटरवल के अंदर जो है ये वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो आपके पास ये कैपिटल X है, अच्छा कैपिटल X, ये जो कैपिटल X है इस स्पेस में, इस मैट्रिक्स स्पेस में आपके पास जो सीक्वेंस 1/n है वो ये ओपन है, ज़ीरो के साथ हाफ ओपन हाफ क्लोज है। तो वो जो है आपके पास इस मैट्रिक्स स्पेस में ये वाली सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि ये Cauchy है, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें, ये आपके पास सपोज 0 है, ये आपके पास 1 है, अब बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0.5 है, ठीक है, ये आपके पास 0.5 है। तो अगर आप जो है डिनोमिनेटर में 1 चूज़ करें 1/1, तो एक पॉइंट आप ये 1 चूज़ कर लें xm, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप xn चूज़ कर लें। ये बहुत डिटेल मैं दे रहा हूँ, इतनी डिटेल लास्ट क्लास में मैंने नहीं दी थी। अब डेफिनेटली जो है 1 जो है वो 0.5 को अप्रोच कर रहा है, 1 जो है
0.5 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे ये काशी है। इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल इस गिवन इंटरवल के अंदर हम काशी सीक्वेंस की ले सकते हैं, ठीक है। कोई से भी दो पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ले लें 1.2 ले लें, 1.2 ले लें, ठीक है, सॉरी 0.2, 1 तो उस तरफ होगा, ये 0.2 आप चूज़ कर लें, तो 0.2 यहाँ पे यहाँ पे जो है एक और पॉइंट आप चूज़ करते हैं, लेट सपोज ये 0.75 है, 75, तो अब डेफिनेटली 0.2 जो है ये पॉइंट ये 0.75 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि XM 0.2 है और XN 0.75 है, ये भी काशी है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये जो है कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो है वो इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल के अंदर, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, और ये जो 1/n है ये जीरो को अप्रोच करती है इन जनरल, वो जीरो को, ये पूरी जो सीक्वेंस है जो कि आपको 1 से स्टार्ट हो रही है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्जेंट होने के लिए जीरो का इसके अंदर शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो इस वजह से जो कन्वर्स जिसको हम इतनी देर से बहस कर रहे थे, कंक्लूजन ये निकला कि दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, एवरी कॉची सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा डिटेल चूंकि हमने इसके ऊपर कर ली है, और ये चीज़ें नोट होंगी, लेक्चर में भी नोट होंगी, और मैं इसको सेव भी करूँगा PDF फाइल के ऊपर भी, ये सारी जो है ना जो मैंने राइटिंग की है ये सेव होगी। बाउंडेड सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे ये लैम्डा है कांस्टेंट, अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा। ये पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा जो था ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड, ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। इस तरह से और बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनसे उस सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा, ठीक है। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है जिससे उस तमाम सीक्वेंस के जो डिस्टेंसेस होंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे, मैट्रिक स्पेस है ना, तो वो उससे लेस होंगे, एक आध उसके बराबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये कंडीशन जो है बाउंडेड सीक्वेंस की है। और ये जो है एक्स एलिमेंट ये कोई भी फिक्स एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, इस सम फिक्स्ड एलिमेंट। अच्छा जी, लास्ट टाइम ये थ्योरम हमने स्टार्ट लिया था और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया था, यानी कि अगर XD एक मैट्रिक्स स्पेस है देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगी, एंड लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। ये हमने जो है लास्ट टाइम लास्ट थ्योरम हमने किया था, याद आया आप लोगों को? प्रैक्टिस उम्मीद है आप लोगों ने इसको किया होगा, प्रैक्टिस किया है आपने उसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, ठीक है। अब आज इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। इफ xn अप्रोचेस टू x एंड yn अप्रोचेस टू y देन d ऑफ xn yn अप्रोचेस टू dxy, ठीक है। तो ये हमने आज सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना है। चूंकि ये गिवन है कि xn सीक्वेंस x को अप्रोच कर रही है और yn y को अप्रोच कर रही है, हमने ये प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब चूंकि ये चीज़ गिवन है, दिस इज द गिवन पार्ट, तो इसकी जो सिंबॉलिक शेप है इस वाली स्टेटमेंट की वो ये है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी d ऑफ xn x अप्रोचेस टू 0। और इसी तरीके से ये जो आपके पास गिवन पार्ट है उसकी अल्टरनेट या इसकी जो है इक्विवेलेंट सिंबॉलिक शेप ये है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी d ऑफ yn y इज इक्वल टू 0। हम ये यूँ इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोच कर रही है 0, और इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं क्योंकि आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। तो लिमिटिंग केस में यहाँ पे इक्वल टू 0 भी ठीक है और अप्रोच भी ठीक है। नाउ इसको हम डिस्कस करते हैं, ये ठीक है, एब्सोल्यूट लेते हैं जिस रिजल्ट को हम शो करना चाहते हैं। हम शो करना चाहते हैं d ऑफ xn yn जो है वो d ऑफ xy को अप्रोच कर रही है, ठीक है, xn yn यानी कि yn यहाँ पे है, ठीक है, और x यहाँ पे है और इसी तरीके से y यहाँ पे करीब है। हम इसके डिस्टेंस को ज़रा करीब करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे दूर है और यहाँ पे जो है उसके मुकाबले में x और y नज़दीक हैं, तो ये इसको कन्वर्ज कर रही है और ये इसको कन्वर्ज कर रही है। और स्टेटमेंट ये है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा d ऑफ xn yn,
अब इस केस में तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम है, ये दोनों, ये इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, इन्फिनिटी, तो थ्योरम ये कहता है कि इन्फिनिटी पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो एग्जैक्टली डी ऑफ एक्स का y के बराबर होगा। अब आपको थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई समझ कि इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट इन्फिनिटी, एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो दोनों सीक्वेंस हैं, दोनों सीक्वेंस इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, ये आप शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको इक्वल लाने के लिए, ठीक है, हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, तो अब चूंकि इनका एब्सोल्यूट जो है वो किसी तरीके से हमने ज़ीरो लाना है, तो इस वजह से जो है हम इसको इस शेप में लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो वाई एन है और ये जो एक्स एन है, ठीक है, इनके दरमियान एक और पॉइंट जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करने से ये होगा कि जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है एक्चुअली वो हम यूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि एक्स एन है और वाई एन है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है अगर हम x ले आएँ, यानी कि हमने एक्स एन से वाई एन की तरफ जाना है, तो हम इसके बजाय ये करें कि पहले हम एक्स एन से x की तरफ आ जाएं और फिर हम वाई एन की तरफ चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। तो आपको बात समझ आ रही है ना, ठीक है, कि पहले हम क्या करें, एक्स एन से x की तरफ आएँ और फिर x पे पहुंचने के बाद हम वापस जो है क्या करें, हम वापस वाई एन की तरफ चले जाएं। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पॉसिबल है ना, ये पहले हम एक्स एन से x की तरफ जाएं फिर x से वाई एन की तरफ, इज इट पॉसिबल। अच्छा जी, फिर फर्दर नेक्स्ट, ये तो सेकंड टर्म है माइनस डी एक्स वाई एन। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि हम x से डायरेक्ट वाई एन की तरफ नहीं जाते, हम ऐसा करते हैं एक्स एन से x की तरफ आते हैं, x से जो है हम y की तरफ चले जाते हैं, x से जब y की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद फिर हम वाई एन की तरफ जाना चाहते हैं, ये यानी कि फर्स्ट वी रीच टू x फ्रॉम एक्स एन, देन वी गो टू y एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम y टू वाई एन। इस तरह भी हम कर सकते हैं, एक्स एन से x की तरफ आए, x से फिर y की तरफ गए और फिर y से फिर हम वाई एन की तरफ चले गए, ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं, ठीक है। माइनस डी एक्स वाई एन, ये वही वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है आपके पास ये हम जो है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाती है। अब आपके पास दो रिमेनिंग टर्म्स हैं, एक्स एन कोमा एक्स एंड वाई कोमा वाई एन। अब ये जो है आपके पास जो है ये y ये अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ये क्यों ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये आपके पास कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, डी ऑफ एक्स एन कोमा एक्स, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पे। इसी तरीके से डी ऑफ वाई एन कोमा वाई, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। y को आप पहले लिख लें, वाई एन को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। कब ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। ये नीचे यहाँ पे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये छुप सा गया है, ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब ये है इन्फिनिटी पे कि डी एक्स एन कोमा वाई एन जो है वो डी ऑफ एक्स वाई को अप्रोच कर रहा है एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके। आप लोगों को बात समझ आ गई बेटा? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस इसको आप दोबारा से देख भी लीजिएगा। हाँ, तो मैंने इसको कोशिश की है कि जितना इजी उसको बनाया जा सकता है उसको बनाएं, क्योंकि वाइट बोर्ड तो सर है ये तो सर इजी है। इजी है। चले जी, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट सर हम जी जी सर पहले क्लास में इसी वजह से समझ नहीं है सर, उसमें डायग्राम भी नहीं था, और आज जो काशी थ्योरम और काशी सीक्वेंस जो हो गया सर, आज इजी हो गया और समझ भी आ गया सर। चले जी, शुक्र है इसी तरह आपको अगर समझ है। डायग्राम जिसमें बनता हाँ हाँ जिसमें ठीक। डायग्राम बनता हो तो सर उसमें बनाए तो फिर इजी हो हाँ जाता है सर। हाँ ठीक है, बनाएंगे। लास्ट टाइम मैंने उसमें तो कन्वर्जेंट में तो बनाई थी मैंने, वो सर्कल गोल दायरे वगैरह बनाए थे सर, लेकिन उस अच्छा दिन सही समझ नहीं आया अच्छा, तो आज फिर तो समझ हमने आ बाद में गया। भी देखा, लेकिन अच्छा, अभी तो समझ आ गए ना? जी जी सर, अच्छा, थैंक यू। चलिए जी, जी जी सर। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है
x belong to x is called the limit point of A if each open ball contains a point of A different from x। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है, यानी कि x ये बिलोंग करेगा, ठीक है, बी एक्स आर को। ये जो आपके पास ओपन बॉल है, ये वाली ओपन बॉल, हाँ, इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस ओपन बॉल में इस x के अलावा भी, यानी कि ये आपने जो है ना x पे r रेडियस का ओपन बॉल कंसिडर किया है। ये x पॉइंट है और r रेडियस जो है इसका आपने ओपन बॉल कंसिडर किया है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस डेफिनेशन के मुताबिक, अगर आप इसमें से जो है ना हटा दें, x को आप निकाल भी दें, तो फिर भी जो है ये ओपन बॉल जो है a के पॉइंट कंटेन करेगी। वट इज़ वेयर इज़ a, ये आपके पास ओपन बॉल b है, ये आपके पास a है, ठीक है, और x इससे भी बड़ा सेट है, दिस इज़ x, ये मतलब ये इसको यहाँ से u ले आए, ठीक है, दिस इज़ x, ये x है मैट्रिक्स स्पेस, इसका एक सबसेट a है और उस सबसेट के अंदर एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने x चूज़ किया है और उसके ऊपर हमने ओपन बॉल जो है चूज़ की है। अब ये जो ओपन बॉल है ये आर्बिट्ररी है, ठीक है, तो ये जो x है ये कैपिटल X का ही मेंबर है, ठीक है, ये जो हम A सबसेट के अंदर x मेंबर ले रहे हैं ये x का ही जो है एलिमेंट है, तो ये इसका इस पूरे सेट का जो है लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, ये A सेट का, कि अगर इसके हर पॉइंट पे ओपन बॉल ज़रूर मौजूद हो जो कि x के अलावा जो है उस A के मेंबर्स जो है वो कंटेन करें, ठीक है, इफ़ ईच ओपन बॉल ऑफ x, तो x के ऊपर हर ओपन बॉल, मतलब उसका रेडियस जो है आप बढ़ाना भी चाहे बढ़ा भी सकते हैं, आप घटाना चाहें आप घटा भी सकते हैं, आप ये वाली ओपन बॉल भी कंसिडर कर सकते हैं, आप ये वाली भी, तो जितनी छोटी आप ओपन बॉल कंसिडर करेंगे उतनी छोटी ओपन बॉल भी जो है x के अलावा जो है a के पॉइंट्स को कंटेन करेगी, तो उस केस में फिर x लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इसी तरीके से डिराइव्ड सेट हमने पढ़ा था, डिराइव्ड सेट, अब आपके पास ए जो सबसेट है उसके अंदर x एक एलिमेंट तो नहीं है ना, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो सारे के सारे जो है ए के लिमिट पॉइंट्स कहलाएंगे और उन तमाम पॉइंट्स का अगर सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम डिराइव्ड सेट कहेंगे। आई रिपीट कि जो आपके पास ए है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका अगर एक सेट हम बना लें, ये एक सेट हमने बना लिए, तो ये जो है डिराइव्ड सेट कहलाएगा। ये आपके पास क्या है, डिराइव्ड सेट। और क्लास में तो जब मैंने ये डेफिनेशन करवाई थी तो बहुत सारी नोटेशंस हमने यूज़ की थी, लेकिन जनरली हम डी ऑफ ए यूज़ करते हैं और इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, और बाद वाले थ्योरम्स में हमने जो डिराइव्ड सेट के लिए नोटेशन यूज़ की थी, जो सिंबल यूज़ किया था वो यही वाला यूज़ किया था, डी ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट जो है ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ए ऊपर उसके ऊपर बार ऑफ ए भी इसको हम कह सकते हैं। ये है क्या दरअसल, ये दरअसल ए और उसके जो डिराइव्ड सेट्स हैं, उसका जो डिराइव्ड सेट बनता है उन दोनों का यूनियन है। 10 मिनट रह गए, कोई बात नहीं। तो जो ए सेट है और उसका जो डिराइव्ड सेट है उसका जब आप यूनियन लेते हैं तो आपके पास क्लोजर ऑफ ए सेट आता है। ये आपके पास क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, इसे रिपीट करवा रहा हूँ, और क्यों रिपीट कर रहा हूँ, आगे एक थ्योरम आ रहा है उसमें हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब आपने जो है लिमिट पॉइंट भी सीख लिया है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस भी सीख लिया है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट भी सीख लिया है। ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट है टॉप में, ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या है और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की। आपने डिराइव्ड सेट भी जो है दोबारा से रिवाइज किया है, क्लोजर ऑफ ए सेट भी। अब ये जो है पॉइंट नुक्ता नोट कर लें, इफ़ ए सेट इज क्लोज्ड देन ए इज इक्वल टू ए बार। अगर एक सेट क्लोज होगी तो वो जो है अपने क्लोजर ऑफ ए सेट की जो है इक्वल होगी। ये इसमें आप जो है नोट कर लें कि हर क्लोज सेट के केस में जो ए होगा, ठीक है, जो ए है ये अगर आपके पास क्लोज साबित हो जाता है, ओपन अगर ये नहीं है तो ये अपने क्लोजर के बराबर होगी। ये आपने नोट याद रखना है। थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और अब आपके पास उसका एक सबसेट m हमने लिया है, m इज ए सबसेट ऑफ x, देन x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ m। क्लोजर ऑफ m, व्हाट इज मीन बाय क्लोजर ऑफ ए सेट, अभी रिसेंटली एक डेफिनेशन में हमने किया है। Then x belongs to closure of set if and only if there exists a unique sequence xn in m such that xn belongs to capital X। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है।
पहले इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसकी सेकंड स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट में फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ पार्ट है, यानी कि डायरेक्ट पार्ट भी हम लेंगे और इसका कन्वर्स पार्ट भी हम लेंगे। तो एक एलिमेंट है वो क्लोजर ऑफ एम को बिलोंग कर रहा है और ये रिजल्ट उस वक्त एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्सन इन एफ, एक सीक्वेंस होगी एम के अंदर सच दैट वो जो सीक्वेंस होगी वो एक्स को अप्रोच करेगी। एक्स क्या है? एक्स उसके क्लोजर का एक पॉइंट है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम डायरेक्ट पार्ट करते हैं, हम ये ट्रू मानते हैं कि एक्स जो है वो एम बार को बिलोंग कर रही है, यानी कि क्लोजर ऑफ एम को बिलोंग कर रही है, हम ये पार्ट ट्रू मानते हैं। अब चूंकि जो है एक्स एम बार को बिलोंग कर रही है, तो बार ऑफ एम की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये एम यूनियन डी ऑफ एम के बराबर है। ठीक है, द क्लोजर ऑफ एम, वहां पे क्या डेफिनेशन पड़ी थी? इट इज इक्वल टू एम और यूनियन इसका जो डिराइव्ड सेट बनेगा डी ऑफ एम, ये डेफिनेशन बनेगी। इस वजह से जो है ये जो एक्स है वो चूंकि बार एम को बिलोंग कर रहा है, ये एम यूनियन डी एम को भी बिलोंग करेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये एक्स जो है वो एम का मेंबर है या ये डी एम का मेंबर है, इन दोनों में से एक बात हो सकती है। ठीक है, अब या तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा या ये वाला। क्यों? क्योंकि बीच में यूनियन है, यूनियन में आप सेट के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो या तो ये जो x है ये m से हमारे पास आया है या d ऑफ m से हमारे पास आया है, लेकिन ये इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करता है। अच्छा, सपोज करते हैं x जो है वो m को बिलोंग करता है। अब x जो है अगर m को बिलोंग करता है तो भी हमारे पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनती है। ठीक है, कांस्टेंट्स की भी एक सीक्वेंस होती है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस, वो x को अप्रोच करती है। ठीक है, यानी कि आपने एक m चूज किया है, m, ठीक है, m, और x इसका एक मेंबर है, तो ये जो x है ये बजाते खुद भी एक सीक्वेंस बनती है। ठीक है, ये आपके पास m है और ये ओपन है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो है ना ये इसके ओपन वाले जो है ना, ये इसको आप बनाना चाहिए यूँ यूँ करके, ये ज़्यादा प्रॉपर नोटेशन है डॉटेड फॉर्म में। तो x इसका मेंबर है, m ये है, इसको आप कंसिडर ना करें, ये क्लोज सेट का कंसेप्ट दे रहा है, ये ओपन सेट का कंसेप्ट दे रहा है। तो अब इस केस में ठीक है, x इसका एक मेंबर है, तो ये x जो है ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनाता है आपके पास। तो इस केस में भी आपके पास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है। इस केस में जो आपके पास xm है वो x खुद है, यानी कि x खुद एक कांस्टेंट सीक्वेंस बना रहा है, और कांस्टेंट सीक्वेंस जो है ऐसी कौन सीक्वेंस होती है जो कि x उसी एलिमेंट को बिलोंग करती है, उसी एलिमेंट को कन्वर्ज करती है। तो ये तो थ्योरम प्रूव हो जाता है इस पार्ट में, इस केस में। अब हमने थ्योरम को प्रूव करना है इस सेकंड पार्ट में कि अगर x जो है वो m को नहीं बिलोंग करता और वो d ऑफ m को बिलोंग करता है, यानी कि जो डिराइव्ड सेट है जिसके अंदर जो है m के तमाम लिमिट पॉइंट्स हैं उसको बिलोंग करता है x। ठीक है, देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, ये 1/n उसका रेडियस है, x जो है खुद वो पॉइंट है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ m डिफरेंट फ्रॉम x। ये एग्जैक्टली जो है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है हमने। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास ओपन बॉल है, एक्चुअली ये एक सीक्वेंस है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, इन m एंड xn बिलोंग्स टू b ऑफ x, 1/n, और ये जो आपके पास एलिमेंट है ये इस ओपन बॉल को बिलोंग करता है। अब जो भी एलिमेंट ओपन बॉल को बिलोंग करता है, तो ओपन बॉल की डेफिनेशन के मुताबिक उस पॉइंट और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन द रेडियस होता है 1/n, और ये अप्रोच कर रहा है ये रेडियस 0 को इन्फिनिटी पे, यानी कि जो आप जो है n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास ये जो डिस्टेंस है xn और x के दरमियान ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इस ओपन बॉल के अंदर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इस पार्ट को कि अगर x जो है वो d ऑफ m को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो कि डिराइव्ड सेट है जिसके अंदर तमाम लिमिट पॉइंट्स हैं, तो लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन बॉल ज़रूर एग्जिस्ट करेगी x पे, और ये जो 1/n है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको आप छोटे से छोटा भी एलिमेंट भी चूज़ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा एलिमेंट भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस में आप फ्री हैं।
यू आर फ्री टू चूज़ एनी वैल्यू, ठीक है। ये एक पॉइंट आपने चूज़ किया है x, अब इसके ऊपर ओपन बॉल आपने चूज़ करनी है। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। शनवारी जो है वो ये वाला पॉइंट, ये वाला ओपन बॉल चूज़ कर सकता है, यूसुफ ये वाला ओपन बॉल चूज़ कर सकता है, ठीक है। आबिद ये वाला ओपन बॉल चूज़ कर सकता है। इस तरीके से हर एक बच्चे की अपनी चॉइस है। कासिम को कहें वो ये वाला बॉल चूज़ करेगा, फिजिक्स का है ना, वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन का साइज चूज़ करता हूँ, तो न्यूक्लियस पे मैं चाहता हूँ। अच्छा जी, तो जो भी ओपन बॉल आप करेंगे, ठीक है, ये एक्स एड नहीं है, ये एक्स है, ठीक है। तो लग रहा है इस वजह से, क्योंकि ओपन मेरे पास चॉइस भी नहीं है बोर्ड जैसी, दिस इज़ एक्स। तो यहाँ पे जिस मर्जी रेडियस का आप ओपन बॉल कंसिडर करेंगे, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स के अलावा भी उसके अंदर मेंबर्स होंगे ए एम के। वहाँ पे डेफिनेशन में ए है, यहाँ पे एम होगी। और यहाँ पे ये वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी 1/n है, ये भी आपके पास जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अप्रोच कर रही है, ये किसको अप्रोच कर रही है, एक्स को। तो ये जो ओपन बॉल है यहाँ पे एक्चुअली ये एक सीक्वेंस का रोल प्ले कर रही है एम के अंदर। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सेकंड केस में भी ये सीक्वेंस जो है ये एम की एक सीक्वेंस है, और जो एक्स को अप्रोच कर रही है, ये सेकंड केस जो है एम का आ गया, ये एम है। और इस केस में भी आपके पास चूंकि ओपन बॉल है, तो उस ओपन बॉल को हमने सीक्वेंस कंसिडर किया है, ठीक है। वो सीक्वेंस जो है बनती भी है, और सीक्वेंस की जो भी डेफिनेशन है वो इस ओपन बॉल पे पूरी उतरती है। और ऐसी सीक्वेंस है जो कि एक्स को कन्वर्ज कर रही है। हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ज़रा मैं पास करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास, तो नमाज इंशाल्लाह फिर इसके बाद पढ़ लेंगे। क्लास वैसे भी 14-15 मिनट रह गए हैं। कासिम आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ, माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ, इसको आप ना ऑन करें। ओके, कन्वर्सली हम एज्यूम कर रहे हैं दैट there is a sequence xn in m which is also converging to a point x, ठीक है। कन्वर्स पार्ट ये है कि हम एक सीक्वेंस जो है वो m के अंदर एज्यूम कर रहे हैं, और वो जो सीक्वेंस है वो x को कन्वर्ज कर रही है, ये हमने एज्यूम किया है कन्वर्स पार्ट में। हमने अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि x जो है m के क्लोजर को बिलोंग करती है, ठीक है। क्लोजर ऑफ m बार m क्लोजर ऑफ जो है आपके पास जो क्लोजर की डेफिनेशन है उसके मुताबिक बार m जो है वो क्लोजर ऑफ m कहलाता है, तो इसको x बिलोंग कर रहा है, ये आपने प्रूव करना है। अब चूंकि आपने कह दिया है कि x एन x को अप्रोच कर रही है, तो देन ईच ओपन बॉल b of x r contain all the points of the sequence xn except a finite number of points। यानी कि अब चूंकि आपने कह दिया है कि xn जो है ये आपके पास xn है, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, xn है, और यहाँ पे एक पॉइंट है x, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है कि इस x को अप्रोच कर रही है, ठीक है। ये ऊपर ओवरलैप नहीं है, ये वैसे ओवरलैप हो गया, अदरवाइज ये ओवरलैपिंग केस नहीं है। तो इसको अगर हम इरेज करना चाहें, हमारे पास ऑप्शंस है ना काफ़ी, वी हैव टू इरेज दिस। चलें जिसको इरेज करते हैं यहाँ से, ये तो पूरी इरेज हो गई, चलें खैर कोई नहीं, दोबारा से बनाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, कटन रास्तों से होते हुए एक्स तक अप्रोच कर रही है। अब आप जो है एक्स ओपन बॉल के ऊपर जो भी इस एक्स के ऊपर जो भी ओपन बॉल आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, आप ये वाली ओपन बॉल कंसिडर कर लें। इससे मज़ीद छोटी ओपन बॉल भी कंसिडर हो सकती है, इससे बड़ी ओपन बॉल भी कंसिडर हो सकती है। ये एक ओपन बॉल भी आपने चूज़ की है, ये ओपन बॉल, ये जो ओपन बॉल है, ठीक है। अब ये उस सीक्वेंस की जो है ना बहुत सारे टर्म्स जो है वो कंटेन कर रही है। तो आप तो कह रहे हैं सर ये तो छोटी सी ओपन बॉल बुलाइए, बहुत सारे टर्म्स तो उधर चले गए। तो ये मैंने ये बात कही है कि ओपन बॉल जो है उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है। सपोज जो है शनवारी वो चूँकि गोश्त ज़्यादा खाते हैं, वो कहते हैं यार बड़ी सी ओपन बॉल बनाओ, उधर भी चली गई है, बड़ी सी ओपन बॉल हमने बना ली। अब इस केस में देखें थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, थोड़े से पॉइंट एक्सएन के रह गए हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है इस ओपन बॉल के अंदर आ गई हैं, ठीक है। तो अब चूंकि आपके पास कोई सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो वो
उसके अंदर जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उस केस में आप ओपन बॉल बनाएंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे उस ओपन बॉल के अंदर जो है उसके बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। अब वो जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जो है डालते। रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, दिस एम्प्लाइज दैट जो ओपन बार उसके बहुत सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रही है, बी ऑफ एक्स आर कंटेन्स द पॉइंट ऑफ एम डिफरेंट फ्रॉम एक्स। रिजल्ट एंड पे हमारे पास ये निकलता है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो ओपन बॉल है एम जो आपके पास सेट है उसके जो है एक्स के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स वो कंटेन करती है, हम ये बात करना चाहते हैं दरअसल, ठीक है। तो ओपन बॉल जो कि उस सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कंटेन कर रही है और कुछ पॉइंट्स उसके रह जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स वो कंटेन करती है उसमें इवन अगर आप एक्स को भी उसमें से निकाल देते हैं तब भी बहुत सारे पॉइंट वो कंटेन करती है और वो तमाम पॉइंट जो होते हैं वो सीक्वेंस के भी होते हैं और वो साथ में एम के भी होते हैं, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है वो आपने एम में चूज़ की हुई है। वो जो सीक्वेंस है आपने कहाँ चूज़ की हुई है, एम में, बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है बाय डेफिनेशन ये m का जो है लिमिट पॉइंट बनता है और m के जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो d ऑफ m में होते हैं, ठीक है। डिराइव्ड सेट जो होता है m का उसमें लिमिट पॉइंट्स जो है हम प्लेस करते हैं। और अगर आप इस डिराइव्ड सेट का जो यूनियन है वो m के साथ ले लें तो x तब भी इनको बिलोंग करेगा, x तब भी इनको बिलोंग करेगा और हम कह सकते हैं कि x जो है वो m क्लोजर को बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि m यूनियन d ऑफ m जो है ये m क्लोजर के बराबर है। हेंस हमने जो है इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया है। अब आते हैं इसके जो है सेकंड पार्ट पे। m इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द सिचुएशन सीक्वेंस इन m सच दैट xn अप्रोचेस टू x देन x बिलोंग्स टू m। ये सिचुएशन सीक्वेंस ये इस सीक्वेंस का नाम है, ठीक है। m इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द सिचुएशन सीक्वेंस इन m सच दैट xn अप्रोचेस टू x देन x बिलोंग्स टू कैपिटल M। तो m को हम क्लोज उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर एक सीक्वेंस जो है उसी के अंदर वो कन्वर्ज करेगी। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। मैं रिपीट करता हूँ, इस पूरी मुकम्मल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि m उस वक्त क्लोज होगा। ये m है, ये आपने जो है m चूज़ किया है। हम कहते हैं कि ये उस वक्त क्लोज होगा अगर इसके अंदर एक सीक्वेंस आपने चूज़ की है, एक सीक्वेंस आपने चूज़ की है तो ये इसी सेट के अंदर जो है कन्वर्ज करे, ठीक है। ये x है, इसका कन्वर्जन पॉइंट है, तो ये उस वक्त m जो है क्लोज कहलाएगी या m जो है उस वक्त क्लोज होगी जब इसके अंदर हर एक सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज करे, हर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट इसी m के अंदर हो तो तब जो है ये क्लोज कहलाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं प्रूफ पे। लेट अस कंसीडर, इसके भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट पार्ट और फिर कन्वर्स पार्ट। हम एज्यूम करते हैं कि m क्लोज है एंड xn बी ए सीक्वेंस इन m सच दैट xn बिलोंग्स टू कैपिटल X। हमने जो है इसका दूसरा पार्ट ट्रू कंसीडर किया है कि m जो है वो आपके पास क्लोज है और xn जो है वो m के अंदर एक सीक्वेंस है जो कि x को अप्रोच कर रही है। हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो सीक्वेंस जो x को अप्रोच कर रही है ये x m को बिलोंग करता है, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है x जो है m क्लोजर को ज़रूर बिलोंग करता है। ये वाला रिजल्ट रिसेंटली जो मैंने प्रूफ किया है, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, कि अगर m क्लोज है और xn जो है वो x को बिलोंग कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो ये जो x है m क्लोजर को ज़रूर बिलोंग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि m क्लोज है, ठीक है, अब m चूंकि क्लोज है तो m अपने क्लोजर के बराबर है। ये रिजल्ट आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ है, प्रीवियस जो है जो आपको मैं नोट्स पढ़ा रहा था यहाँ पे। इफ ए सेट इज क्लोज देन a इज इक्वल टू a बार। कोई भी सेट अगर क्लोज है तो वो अपने क्लोजर के बराबर है। तो यहाँ से हमने जो है ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा है। अब m चूंकि क्लोज है तो m बार के बराबर है और x जो है m को भी बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रीवियस रिजल्ट ये था कि x जो है m क्लोजर को बिलोंग करता है। एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया है। अब इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ हम जाते हैं। xn सीक्वेंस है m में सच दैट xn अप्रोचेस टू x और x m को बिलोंग करती है। हमने ये साबित करना है कि m क्लोज है।
हमने ये स्टेटमेंट साबित करनी है, प्रूफ करनी है। अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि m जो है m बार का सबसेट है। ये कहाँ से? ये क्लोजर ऑफ m की डेफिनेशन के मुताबिक, जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसमें बार ऑफ m की क्या डेफिनेशन थी, क्या इसकी स्टेटमेंट थी? m यूनियन d ऑफ m। ये आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? d ऑफ m ये पढ़ी थी ना। m बार बराबर है m यूनियन d ऑफ m के, तो m जो है वो भी इसका सबसेट बनता है और d ऑफ m भी इसका सबसेट बनता है। तो रिजल्ट नंबर 1 जो है ये होल्ड करता है, m अपने क्लोजर का सबसेट है। लेट x बिलोंग्स टू m क्लोजर। हम एज्यूम करते हैं कि एक इसके अंदर आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो x है। देन बाय पार्ट 1 देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन m सच दैट xn अप्रोचेस टू x। ठीक है, तो उस पार्ट 1 के मुताबिक जो है एक सीक्वेंस जो है m के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जो कि उसी एलिमेंट, उसी सेट के एलिमेंट को बिलोंग करेगी। ठीक है, देन बाय गिवन x बिलोंग्स टू m, ये जो आपके पास जो सीक्वेंस है xn जो है वो उसी m के अंदर जो है x को अप्रोच कर रही है, x जो है m को बिलोंग करता है। यानी कि आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो है m बार में से चूज़ किया था और वो m में से निकल आया। इस तरीके से m बार के तमाम एलिमेंट जो हैं वो m के अंदर मौजूद हैं और m बार जो है इसका सबसेट है। ये रिजल्ट नंबर या इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखें तो जो सबसेट्स जो है ना उसकी जो कंडीशन है कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a, इक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन है सेट्स में, सबसेट्स में, तो वो यहाँ पे होल्ड करेगी। इक्वेशन 1 में है कि m बार का सबसेट है और इक्वेशन 2 में है कि m बार m का सबसेट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों दरअसल इक्वल सेट्स हैं जो एक दूसरे के सबसेट्स बन रहे हैं। हैंस m इज़ क्लोज्ड, m जो है क्लोज है। यहाँ ये भी प्रीवियस जो नोट्स हैं उनकी डेफिनेशन से ये बात मैंने आप लोगों को करवाई थी। इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और नए टॉपिक्स के साथ। तो उस वक्त तक जो है आप लोग आज का जो टॉपिक है इसको आप रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग जो है शेयर भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, मैं सिर्फ जो रिकॉर्डिंग है वो क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।